हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 50 कवर करेंगे। ओके, जो कि यूपी पीसीएस एंड आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चंस इसमें काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से सारे टेस्ट लगा लीजिए। 49 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन उपयुक्त में से कौन ओजोन विघटनकारी पदार्थ में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि ये चारों ही चीज़ें जो हैं वो ओजोन विघटनकारी पदार्थ में पाई जाती हैं। ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एंड ब्रोमीन, ये चारों ही चीज़ें जो हैं ओजोन में विघटनकारी पदार्थ जो है उसे पाई जाती हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। एनवायरनमेंट से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। ओजोन विघटनकारी पदार्थों में क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन आदि विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। इन्हें हेलो कार्बन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा ये वाला। नेक्स्ट है हंगुल मृग दाचिगाम अभयारण्य, थामिन मृग केबुल लामजाओ अभयारण्य और कस्तूरी मृग केदारनाथ अभयारण्य। इनमें से कौन सा जो ये पेयर दे रखे हैं 3, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ओके, ऑप्शंस हैं ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही सही है। तो देखिए जो इसमें से करेक्ट है, यहाँ पर सही पूछा गया है। हंगुल मृग दाचिगाम अभयारण्य बिल्कुल सही बात है। ये तीनों ही करेक्ट है। थामिन मृग केबुल लामजाओ अभयारण्य और कस्तूरी मृग केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट से लिया गया है। जम्मू कश्मीर का दाचिगाम अभयारण्य हंगुल मृगों का एकमात्र निवास स्थान है। थामिन मृग जो है यानी कि नाचने वाले जो मृग होते हैं लोकटक झील के केबुल लामजाओ अभयारण्य यानी कि मणिपुर में पाए जाते हैं। बात करें अगर कस्तूरी मृग की तो यह उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, सारे अभयारण्य जो हैं उनकी वीडियो स्पेशल टॉपिक में डली हुई है, तो वो वाली प्लेलिस्ट जा करके आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? योर ऑप्शंस आर सुमन राव, अमान्या गिरिक, मानसा वाराणसी एंड कोमल सचान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मानसा वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शी इज फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। तेलंगाना की मानसा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता का खिताब दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ किसने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए भागीदारी की है? योर ऑप्शंस आर डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली, मैप माई इंडिया या फिर आईआईटी मुंबई। ओके, तो देखिए मैप माई इंडिया इसने ये भागीदारी की है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसको नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है? योर ऑप्शंस आर अशोक बरार, अर्जुन सोलंकी, डॉक्टर अजय माथुर एंड रविंद्र आहूजा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसको नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अजय माथुर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने डॉक्टर अजय माथुर को अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विधान परिषद एक सतत चलने वाला सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है। सेकंड है, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहले हम उस पर नज़र डालेंगे। अनुच्छेद 171 के तहत के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही अगर हम बात करें विधान परिषद एक सतत चलने वाला सदन है,
बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन इसको विघटित किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो पार्लियामेंट के थ्रू इसको विघटित किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। केवल 2 सही है, पहला गलत है। पॉल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, संसद विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है, उसके पास राइट होता है यदि, देखिए इसकी भी कुछ शर्त है, यदि संबंधित राज्य यानी कि जिस राज्य की विधान परिषद है, संबंधित राज्य इस संबंध में संकल्प पारित करे, और वह संकल्प किस तरीके से पारित होना चाहिए ये भी सुन लीजिए, वह साधारण बहुमत नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए उसकी विधान परिषद में, ठीक है। तो ये इसकी कुछ शर्त है, तो प्लीज़ इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंसेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सेंसेक्स जारी किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इकोनॉमी से लिया गया क्वेश्चन है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का संवेदी सूचकांक है। सेंसेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव को BSE में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। इसे भारतीय स्टॉक बाजार का प्रतिनिधि सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट है, फिर से वही आपको कुछ कथन दिए गए हैं और हमें इन पर विचार करना है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? देखिए, अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही बात है। और यह अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये भी सही स्टेटमेंट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों करेक्ट है। बायोलॉजी से लिया गया ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें पाचक रस अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है। अगर आप लोग को लगता है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप लोग स्पीड को कम भी कर सकते हो, यूट्यूब में सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और अगर आपको लगता है मेरी जो स्पीड है थोड़ी स्लो है तो आप लोग उसे फास्ट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? योर ऑप्शंस आर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। भारत की कुल सीमा की लंबाई स्थल व तटीय सीमा यानी कि दोनों की बात हो रही है 21,716 किमी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। सो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर कॉर्नर में हल्का सा टच होता है अफगानिस्तान के साथ, राइट। ओके, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल सही बात है। भारत की कुल सीमा की लंबाई 21,716 किमी है, ये गलत है क्योंकि 22,716 किमी है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है, सही बात है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, भारत की कुल सीमा की लंबाई स्थल व तटीय की बात हो रही है 22,716 किमी है। अन्य कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मंदिर दे रखे हैं और उनके निर्माणकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। फर्स्ट है लिंगराज मंदिर, जो कि भीमसेन ने इसका निर्माण करवाया था। अंकोर वाट मंदिर, जिसका सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। बात करेंगे होयसलेश्वर मंदिर, नरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है विमल शाह ने करवाया था। ओके, इनकरेक्ट बताना है ना, ठीक है। क्या आपको लगता है लिंगराज मंदिर का निर्माण भीमसेन ने नहीं करवाया था? वो एक उनका नाम अजीब सा है, ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी द्वारा करवाया गया था, 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह नागर शैली में निर्मित है। मोस्ट इंपोर्टेंट को फैक्ट, यह मंदिर नागर शैली में है। मंदिरों की शैली कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य, पवित्र उपवन, वानस्पतिक उद्यान,
और जंतु उद्यान। ठीक है, हमें बताना इनमें से कौन से स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ओके, योर ऑप्शंस आर केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। ठीक है, ऑप्शंस को प्लीज़ ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत जल्दी से आंसर लगा देते हैं। सो ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वन्य जीव अभयारण्य और जो पवित्र उपवन है ये हमारे स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो इन्वायरमेंट से लिया गया ये भी क्वेश्चन। जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र, ओके गाइज यहाँ आपको ये समझना है स्वस्थानी होता क्या है। ठीक है, ऊपर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ आप ये समझ लीजिए स्वस्थानी क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ समझाई गई आप लोगों को। जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो वह स्वस्थानी संरक्षण कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पवित्र उपवन, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र आदि स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो उनका स्थान है रहने का, वहाँ आप उनको जो है संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो वो स्वस्थानी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डालमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य एंड पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य। प्रश्न इनके बारे में ये है कि इनमें से कौन सा या से ओडिशा में अवस्थित है या है। ठीक है, केवल एक और दो, केवल 2, 3 व 4, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए ये चारों जो है ना, इनमें से कोई भी ओडिशा में नहीं है ऐसा है क्या? नहीं, पहली बार मैं देख लूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा आंसर गलत हो और आपका सही हो, बट ऐसा मैं होने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी। क्योंकि देखो ये चारों ना झारखंड में है ना, ये चारों झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, मजाक कर रही थी मैं आपके साथ। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। उपरोक्त सारे अभयारण्य झारखंड में अवस्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में किस क्रिकेटर ने रॉयल लंदन कप 2021 के लिए लंकाशायर के साथ करार किया है? योर ऑप्शंस आर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज श्रेयस अय्यर। श्रेयस नाम बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंग्लिश काउंट्री लंकाशायर ने 2021 रॉयल लंदन कप के लिए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के विदेशी हस्ताक्षर की घोषणा की है। लंकाशायर के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अय्यर 6वें भारतीय बन गए हैं। गाइस प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बहुत ज़्यादा है। उनका नाम याद रखने के साथ ये भी याद रखिएगा कि ये 6वें बने हैं। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ का संस्करण पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर मतलब क्वेश्चन वो हट के पूछेगा आपसे हमेशा, इसीलिए मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को रट कर जाइए। हाल ही में किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है? योर ऑप्शंस आर रोहताश खिलेरी, अनु यादव, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। फटाफट से आंसर कर दीजिए किसका आंसर क्या है। बिल्कुल दोनों ही है, रोहताश खिलेरी और अनु यादव, दोनों काफ़ी चर्चित रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हरियाणा निवासी पर्वतारोही रोहताश खिलेरी व अनु यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में सुएज नहर के दक्षिणी छोर के पास किस नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज फंस गया है? योर ऑप्शंस आर ह्यूज कार्ट एंड नेक्स्ट वाटर किंग, एवर गिवेन या फिर एंड रिचेट। ओके, सो आंसर जो है वो एवर गिवेन है, क्योंकि हाल ही में स्वेज नहर के दक्षिणी छोर के पास एवर गिवेन नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज जो है फंस गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में स्वेज नहर के दक्षिणी छोर के पास खराब मौसम होने के कारण ये दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से एवर गिवेन नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज वहाँ फंस गया था और इसकी वजह से इस नहर के दोनों छोरों पर जहाज़ों का जमावड़ा लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण किसको प्राप्त होता है? ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर उपरोक्त सभी। आंसर कर दीजिए, क्या आंसर होगा? देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण किसको प्राप्त होता है? सर्वाहारी को होता है, शाकाहारी को नहीं होगा और मांसाहारी को भी नहीं होगा, ये सर्वाहारी को होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो ये सब कुछ खा रहा है, डेफिनेटली उसको सारा ही पोषण मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण सर्वाहारी, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं ना, उन्हीं को सर्वाहारी बोला जाता है। होपफुली आपको ये पता ही होगा, इनको प्राप्त होता है।
नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और हमें आंसर कोड के माध्यम से सही उत्तर करना है। ओके सॉरी गाइज, खांसी के चक्कर में मुझे अपनी वीडियो पॉज करनी पड़ती है कभी कभी। सो हाँ, वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सूची 1 में दिए गए उद्योग और सूची 2 में दिए गए हैं केंद्र, यानी कहाँ पर ये उद्योग हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सो रबड़ जो है इसका केंद्र कहाँ पर है, रबड़ उद्योग का केंद्र कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ओके, मोदी नगर में ही, ऑप्शन नंबर 1 का 1 ही हो जाएगा। होजरी उद्योग केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। दूसरे का दूसरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल सही है ये। लकड़ी नक्काशी नगीना में, बिल्कुल सही बात है। कैंची मेरठ में, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया ये क्वेश्चन है। उद्योग दे रखे हैं, केंद्र दे रखे हैं। रबड़ उद्योग मोदी नगर में है, हौजरी उद्योग कानपुर में है, लकड़ी नक्काशी नगीना में है और कैंची उद्योग मेरठ में है। नेक्स्ट का आंसर आप लोगों को दिख गया है। आई एम सो सॉरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा हेतु जिम्मेदार हैं। योर ऑप्शंस आर दक्षिण पश्चिम मानसून, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभ। वैसे तो आप सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको ये आंसर पता होगा, कई बार पढ़ चुके हो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बट फिर भी, और फिर दूसरी चीज़ आपको आंसर भी दिख गया, और तीसरी चीज़ हम यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को। दक्षिण पश्चिम मानसून है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इन्वायरमेंट से लिया गया ये भी क्वेश्चन। भारत में लगभग 75% वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। लाइक दिस, इस तरीके से जाता है और जब वापस लौट के आता है तो तमिलनाडु पर फिर से वर्षा होती है। ठीक है, सो ठीक है, आंसर इसका यही है। बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में समझाएंगे हम। जब जीएस की जो सीरीज़ चल रही है ना, उसमें इसीलिए चलाई है हमने वो। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बिहार में, केरल में या फिर उत्तर प्रदेश में। पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय के बारे में बात हो रही है। अब ये मत सोच रहे ना कोई आंदोलन नया चलाया जा रहा है ना, नहीं भाई, ये जो है किया जाएगा लॉन्च इन केरल। एम आई राइट? यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, केरल में जल्द ही विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले हम कूट पर विचार क्यों करेंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, कथनों पर विचार कर लेते हैं, है ना। राजभाषा पर प्रथम आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। एज ऑलवेज योर ऑप्शंस आर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है यहाँ पर, फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या होगा। आप तो नहीं करने वाले, मेरे को ही आंसर करने पड़ेंगे। देखिए, राजभाषा पर प्रथम आयोग का गठन हुआ था। देखिए यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया, पहले आयोग की बात हो रही है, उसके बाद कई सारे आयोग और भी बने होंगे, लेकिन यहाँ पहले आयोग की बात हो रही है। तो 1955 में बना था बीजी खेर की अध्यक्षता में। ओके, किसी भी कमीशन की बात होती है तो उनके अध्यक्षता की बात याद रखा करिए कि किसकी अध्यक्षता में वो कमीशन बनाया गया और कब बना है और उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है। रिकमेंडेशन में बहुत सारी रिकमेंडेशंस देते हैं सारे ही कमीशंस, ठीक है, लेकिन उनमें से इम्प्लीमेंट कौन सी हो रही हैं उसको आप ध्यान में रखिए बस। ठीक है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। एम आई राइट? यस, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है और दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। फिर से हमें कथनों पर विचार करना और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस का निर्माण करते हैं, बता दीजिए। मैंने आपको कल परसों ही बताया ये चीज़, तो फिर भी नहीं बता पाओगे तो फिर गलत बात है। फिर ये ह्यूमस मृदा के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ह्यूमस मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। करेक्ट आंसर बताना। देखिए, दोनों चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी, और ये मत कहना कि रिपीटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अलग तरीके से आया था, यहाँ पर ही अलग तरीके से है, लेकिन मैंने उसके एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को ये चीज़ समझा दी थी। सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। जब वह जीव मर जाते हैं तो वो जो मृदा में मिल जाते हैं पूरे तरीके से, और वह किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस उसी को कहा जाता है। जो मरे हुए जीव जो होते हैं छोटे मोटे, मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ाने में कार्य करते हैं। ह्यूमस के द्वारा मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है,
ज़्यादा उपजाऊ बनती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित करके खनिज और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं तथा ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है जोधपुर में, हैदराबाद में, नागालैंड में या फिर करनाल में। ठीक है, आंसर कर दीजिए क्या है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये है आपका करनाल में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एग्रीकल्चर से लिया गया, ये भी कुछ नहीं है, करनाल में अवस्थित है, बस इतना ही बताया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट है, झील दी गई है और उनकी अवस्थिति दी गई है, हमें बताना है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। पाला झील हरियाणा में है, उमियम झील मेघालय में है, चपनाला झील असम में है, चोलामू झील सिक्किम में है। बड़ी नई नई झीलों के नाम रखे हैं, हलवा क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, आंसर कर दीजिए। पाला झील हरियाणा में है? हरियाणा में तो नहीं है, कहाँ पर है फिर? मिज़ोरम में ना। पाला झील जो है वो आपकी मिज़ोरम में है। ओके, गलत है ये, बाकी सारे करेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, पाला झील हरियाणा नहीं बल्कि मिज़ोरम में स्थित है, अन्य विकल्प बिल्कुल सही है। हाल ही में एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर के एक नया इतिहास रच दिया है। कैप्टन जोया अग्रवाल के साथ इस ऐतिहासिक उड़ान में कौन को पायलट के तौर पर इसमें शामिल रही हैं? आप आंसर कर दीजिए। कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी, कैप्टन आकांक्षा सोनवरे या फिर ये तीनों ही हैं। हाँ जी, अब मैं आपको आंसर करने से पहले एक बात बता देती हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में मैंने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या सहित मैंने कवर किया है, आंसर आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। देखिए, पहली बात तो ये है कि आंसर आप लोगों को बहुत इजी सा है, इसका आंसर नहीं याद है तो ही बता सकते भाई। 4 महिलाएं थीं, पूछा गया है कि को पायलट कौन थी। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करोगे तो सोचोगे यार एक तो अकेली यही थी, 3 होंगी तो डेफिनेटली डी आंसर होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर करके एक नया इतिहास रच दिया है। कैप्टन जोया अग्रवाल इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व कर रही थी। गाइस प्लीज़ इस फैक्ट को अलग से याद रखिएगा, नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन जोया ने किया था। को पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी एंड कैप्टन आकांक्षा सोनवरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य का शिक्षा बोर्ड गंगा संरक्षण को भी एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करेगा? योर ऑप्शंस आर बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। आपका सबसे प्रिय राज्य यूपी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड गंगा संरक्षण को भी एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन जाएगा। देखिए, आपका यूपी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है ना, लगता होगा आपको ऐसा। खैर हाँ, तो ये यूपी जो है पहला राज्य बनेगा ऐसा करने वाला। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 50 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए, 25 क्वेश्चंस हम अपने हर एक टेस्ट में दे रहे हैं और क्वेश्चन की क्वालिटी आप किसी को भी दिखा लीजिएगा, क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी दिखा लीजिएगा। गाइज लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को PDF की नीड है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कॉल या व्हाट्सएप नहीं करना है तो आप लोग साइट पर जा सकते हो, साइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, विजिट कीजिए। नए नए कोर्स चल रहे हैं वहाँ पर, सारे कोर्स देख लीजिए आप लोग, डेमो के लिए PDF डली हुई हैं। सो ठीक है, मेरा काम हुआ ख़त्म। मेरा काम था आप लोगों को क्वेश्चंस बताना और उनके एक्सप्लेनेशंस को समझाना। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, प्लीज़ ख्याल रखिए अपना भी, दूसरों का भी। बहुत ज़्यादा ख़राब समय चल रहा है, ठीक है, खुश रहिए। बाकी तो सब कुछ अपने हाथों में नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।